सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, जीके वन लाइनर क्वेश्चन के सेट 2 में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अजंता और इलोरा की कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित है? दोस्तों, अजंता और इलोरा की जो कलाकृतियाँ है वो गुप्त काल से संबंधित हैं। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे उसके राज दरबारी थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों, जो एरल अभिलेख है उसका संबंध भानुगुप्त से है। वहीं बात करें चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है वो गुप्त युग यानी कि गुप्त काल को कहा जाता है। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? सेतुबंध की रचना वाकटाक वंश के शासक ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? दोस्तों, समुद्रगुप्त जो था वो भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था। वहीं बात करें स्कंदगुप्त को किस लेख में सक्रोप्रम कहा गया है? स्कंदगुप्त को कौमस्तम लेख में सक्रोप्रम कहा गया है। ये सभी जो क्वेश्चन है वन लाइनर ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे तो इसका PDF भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? दोस्तों, गुप्त काल के जो सबसे लोकप्रिय देवता थे वो विष्णु थे। वहीं बात करें दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस नदी से निर्मित हुआ था? दोस्तों, दिल्ली में जो स्थित लौह स्तंभ है वो 4वीं सदी में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, फायान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकोकुआ की में किसका वर्णन मिलता है? दोस्तों, फोकुआ की में जिसका वर्णन मिलता है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है जिसे फायान द्वारा लिखा गया था। वहीं बात करें अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वो किस शासक से जुड़े थे? अमरकोश नामक जो ग्रंथ था उसकी रचना अमर सिंह ने की थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से जुड़े थे। वहीं बात करें हरिशेर किसके दरबारी यानी कि राज दरबारी कवि थे? हरिशेर जो थे वो समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की जो मुद्रा थी उसे दिनार कहते थे। वहीं बात करें कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा था? दोस्तों, कुमार संभव जो महाकाव्य था वो कालिदास द्वारा रचित था। इसके साथ साथ कालिदास ने 2 और ग्रंथ लिखे थे जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम शामिल थे। वहीं बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो गुप्त युग में हुई थी और इसके जो स्थापक थे वो कुमारगुप्त प्रथम थे जिसे बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में जलाकर नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो था वो एक तुर्की शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? दोस्तों, गुप्त युग में भू राजस्व की जो दर थी वो उपज का 6वां भाग थी, मतलब कि जितना भी उपज होगा उसका 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? नगरों का जो क्रमिक पतन था वो गुप्त युग की विशेषता थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने मंदिरों को और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो गांव है अनुदान में दिए थे। वहीं बात करें महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? महरौली स्थित जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्र का जो नाटक नायक था वो अग्निमित्र था। वहीं बात करें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है वो प्रयाग अभिलेख में है। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह की जो प्रथा थी वो गुप्त युग में आरंभ हुई थी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था। दोस्तों जो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम था वो सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। उसका सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख वो एरर अभिलेख में मिलता है और ये भानुगुप्त के समय से जुड़ा हुआ था। वही बात करें प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? दोस्तों प्रयाग स्तंभ अभिलेख का जो संबंध है वो समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था। गुप्तकालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा ढेर था वो बयाना यानी कि भरतपुर से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे एपिग्राफ करते हैं और हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो कलिंग यानी कि उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक रूपक को माना जाता था। वही बात करें कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में से एक होती है। दोस्तों कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम कृति थी वो विश्व की सर्वाधिक 100 कृतियों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। गणित की जो दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय वो मौर्य युग को जाता है। वही बात करें किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। दोस्तों आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। वहीं बात करें गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है। गुप्त काल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है नवनीतकम उसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो कौन था। दोस्तों तांबे के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो रामगुप्त था। वही बात करें मिहिर कुल का संबंध किससे था। मिहिर कुल का जो संबंध है वो हूण से था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हूणों का जो आक्रमण था वो गुप्त वंश से शुरू हुआ था और सबसे ज़्यादा हूणों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों गुप्त वंश का जो शासक था यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वहीं बात करें किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था वो समुद्रगुप्त था। वहीं बात करें सर्व राजोच्छेदता की उपाधि किसने धारण की थी। दोस्तों सर्व राजोच्छेदता की जो उपाधि थी उस समुद्रगुप्त ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 ईसा पूर्व की थी। वहीं बात करें गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है। दोस्तों गुप्त संवत और शक संवत के बीच जो अंतर है वो टोटल 241 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। गुप्त वंश के शासक जो थे उन्होंने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था और इनके वंश में जो सोने के सिक्के चलते थे उन्हें दिनार कहा जाता था। वहीं बात करें किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला जो व्यक्ति था वो विल्सेट स्मिथ था। वहीं बात करें गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। गुप्त काल के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे वो पाटलिपुत्र और उज्जैनी थे। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। वहीं बात करें सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था। दोस्तों सूर्य सिद्धांत नामक जो ग्रंथ था उसे आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पुष्यवती वंश की स्थापना किसने की थी। पुष्यवती वंश की स्थापना पुष्यवती वर्धन द्वारा किया गया था और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो हर्षवर्धन था जो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि कौन थे। दोस्तों हर्षवर्धन के जो प्रमुख राजदरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। वहीं बात करें चीनी यात्री हेनसांग किसके समकालीन था यानी कि किसके टाइम पे आया था। चीनी यात्री हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय पे आया था। वहीं हम बात करें कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो की तो ये दोनों जागीर के समय में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था। दोस्तों द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहते थे। वहीं बात करें अंतिम बौद्ध राजा कौन सा था जो संस्कृत का महान विद्वान था।
अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान था वो हर्षवर्धन था। और हर्षचरित किसके द्वारा रचित थी? तो दोस्तों हर्षचरित जो थी वो बाणभट्ट द्वारा रचित थी, जो हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे। वही बात करें किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी थी? रत्नावली जो नामक पुस्तक थी वो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए जो संघर्ष था उसकी जो जानकारी है वो हमें एहुल अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? दोस्तों गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का जो पुनर्गठन था वो हर्षवर्धन ने किया था। वहीं बात करें हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो कन्नौज था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा वो प्रयागराज में किया करता था। वहीं बात करें हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? दोस्तों हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो थानेश्वर वर्तमान में ये हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। दोस्तों हेनसांग को चीनी यात्रियों को यानी कि यात्रियों का राजकुमार कहते थे। वही बात करें कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ के मेले का जो शुभारंभ है वो हर्षवर्धन ने किया था। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी थी? दोस्तों 100 ग्रामों की आय दान देने वाला जो व्यक्ति था वो हर्षवर्धन था। वहीं बात करें दक्षिण भारत में एरी पत्ती का अर्थ क्या है? दक्षिण भारत में एरी पत्ती का जो अर्थ है वो जलाशय की भूमि है। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या हुआ करता था? दोस्तों पुष्यभूति जो काल था उसमें राज्य की आय का जो प्रमुख साधन था वो भूमि कर था। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? दोस्तों हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। वहीं बात करें किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन और बांसखेड़ा के अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी ग्रंथ में मिलता है जिसे कल्लर द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? राजतरंगिणी नामक जो ग्रंथ था कल्हड़ ने लिखा था। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया था? दोस्तों अवंती नगर नामक जो नगर है उसे अवंती वर्मन ने बसाया था। वहीं बात करें सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था? दोस्तों सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन 643 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ था? दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर जिसका शासन हुआ था वो यशोवर्मन था। वहीं बात करें हेनसांग की रचना की क्या नाम है? हेनसांग द्वारा रचित जो पुस्तक है वो सियोकी है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। वही बात करें कि ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। जो जागृत ज्वालामुखी होती है उसमें उद्गार होते रहते हैं, यानी कि लगातार लावा फूटते रहते हैं। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु की जो उत्पत्ति होती है वो ज्वालामुखी के उद्गार के समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? दोस्तों ज्वालामुखी में जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है। वहीं बात करें काल्डेरा किससे संबंधित है? काल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं होता, मतलब कि उसमें कभी भी उद्गम नहीं होता, उसे क्या कहलाता है? दोस्तों जिस ज्वालामुखी में कभी उद्गम नहीं होता उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। वही बात करें विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है वो ओजस डेल सालाडो है, जो कि अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। विश्व का शांत ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का जो शांत ज्वालामुखी पर्वत है वो एकांगुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है?
दोस्तों फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो जापान में स्थित है। वहीं बात करें कि ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस जो ज्वालामुखी पर्वत है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंट एंटेना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों माउंट एंटेना जो ज्वालामुखी पर्वत है वो सिसिली द्वीप पर स्थित है। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वेसुवियस ज्वालामुखी की बात करें तो ये इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर की अग्नि वलय क्षेत्र है। वही बात करें कि ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है। वल्केनियन जो ज्वालामुखी है उसकी जो आकृति होती है वो गोभी के फूल के समान होती है। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत जो सेल होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत सेल होता है उसे मैग्मा कहते हैं। कि ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए थे? दोस्तों जो मृत ज्वालामुखी है उसमें ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए थे। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय वो कहाँ पाए जाते हैं? विश्व के जो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी वो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प जो स्थलाकृति होती है उसका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी की क्रिया से नहीं होता है। वहीं बात करें किस प्रकार की ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? दोस्तों जो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी होता है उसे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? 10,000 जो धुआरों की घाटी होती है वो अलास्का में पाई जाती है। वहीं बात करें विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है वो किलामू ज्वालामुखी पर्वत है जो कि हवाई द्वीप में स्थित है। पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाते हैं? जैसा कि हमने पहले पढ़ा पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत सेल होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दोस्तों दिल्ली का जो है वो दिल्ली का पुराना नाम है। पृथ्वीराज राजों की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राजों की रचना चंद्रबदई ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू पर स्थित है। वहीं बात करें खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों खजुराहो में स्थित मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वहीं बात करें महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था और इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। वहीं बात करें मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? दोस्तों 1206 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था जिसके बाद वहां की सारी संपत्ति इसने लूट ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय जो गुजरात का शासक था वो भीमदेव प्रथम था। किस नाटक का जो कुछ अंश है वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखा है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए नाटक का जो कुछ अंश है वो हरकेली है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। वहीं बात करें रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? दोस्तों रानी जो पद्मिनी थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों गीत गोविंद की जो रचना है वो जयदेव द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव जो है लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। वहीं बात करें भारत पर सर्वप्रथम अरब जो आक्रमण था वो किसने किया था? दोस्तों भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? जगन्नाथ जो मंदिर है वो पुरी उड़ीसा में स्थित है।
वहीं बात करें कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे। दोस्तों कोणार्क में स्थित जो सूर्यदेव मंदिर है उसके संस्थापक नरसिंहदेव प्रथम थे। ये सभी जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लैक पगोडा मंदिर कहाँ स्थित है। ब्लैक पगोडा जो मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। अलवर के संस्थापक कौन थे। अलवर के जो संस्थापक है वो अजय पाल थे। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। दोस्तों जो जैन आचार्य हेमचंद्र है उनको संरक्षण जयसिंह यानी कि सिद्धराज दरबार में संरक्षण मिला था। वहीं बात करें चंदावार का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। चंदावार का जो युद्ध है वो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज जो मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। दोस्तों लिंगराज मंदिर की जो नींव है वो ययाति केसरी ने डाली थी। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वही बात करें किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामीन कहा था। दोस्तों उत्तरापद स्वामीन धर्मपाल को कहा गया था। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग की रचना किसने की थी। हिंदू विधि की जो प्रसिद्ध पुस्तक है दायभाग उसकी रचना जीमूतवाहन के द्वारा की गई थी। रामरचित की रचना किसने की थी। रामचरित की जो रचना है वो संध्याकर नंदी ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी। प्रतिहार राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। और वहीं बात करें मिहिर भोज का पुत्र कौन था। दोस्तों मिहिर भोज का जो पुत्र था उसका नाम महेंद्रपाल था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो राजशेखर द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तोमर वंश का जो संस्थापक था वो राजा अनंगपाल थे। वहीं बात करें किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो श्रीरंगपट्टम संधि के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक जो पुस्तक है वो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया था। वहीं बात करें राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है। राजस्थान के इतिहास का जो प्रणेता है वो कर्नल टाट को मानते हैं। सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सेन वंश की जो स्थापना है वो सामंत सेन द्वारा की गई थी। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है। सम्रांगण जो सूत्रधार विषय है वो स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। वहीं बात करें भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था। दोस्तों भारत पर प्रथम जो तुर्क आक्रमण है वो महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया था। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी ने अपना प्रथम जो आक्रमण है वो हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहनामा के रचयिता कौन है। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी है। वही बात करें महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना रहा। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो फारसी संस्कृति का केंद्र बना था वो लाहौर था। वही बात करें मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था। दोस्तों मोहम्मद गोरी जो था वो संसवनी वंश का शासक था। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर अपना जो पहला आक्रमण किया था वो किस राज्य के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गोरी ने जब 1175 ईस्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था तो वो राज्य जो था वो मुल्तान था। वहीं बात करें चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। दोस्तों चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो पुलकेशिन द्वितीय था। और कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था। दोस्तों श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो प्रसिद्ध राजा था वो राजेंद्र प्रथम था। वहीं बात करें तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो राजा प्रथम ने कराया था। वहीं बात करें किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने कराया था।
वहीं बात करें राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। दोस्तों श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाला जो राजवंश था वो चोल वंश था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था। विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो चालुक्य वंश के द्वारा कराया गया था। वहीं बात करें पल्लव का एकाश्मी रथ कौन सी जगह मिला था। दोस्तों पल्लव का जो एकाश्मी रथ था वो महाबलीपुरम में मिला था। होयसेल की राजधानी कहाँ थी। होयसेल की जो राजधानी है वो द्वार समुद्र थी। बात करें यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों यादव सम्राट की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। दोस्तों अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाले जो शासक था वो राजा प्रथम थे। वही ना। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी वो मदुरई हुआ करती थी। वही बात करें एहोल का लाड़का मंदिर किस देवता का है। एहोल का जो लाड़का मंदिर है वो सूर्य देवता का है। मामल्लपुरम किसका समनार्थी है। दोस्तों मामल्ल जो पुरम है वो महाबलीपुरम का समनार्थी है। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। दोस्तों चोल वंश के शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। वहीं बात करें भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था। दोस्तों राष्ट्रकूटों का पतन तेलव द्वितीय ने किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की जो मुख्य देन थी वो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन हुआ करती थी। वही बात करें तीन मुख वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है। दोस्तों तीन मुख वाली जो मूर्ति है वो एलिफेंट गुफा में स्थित है। महाभारत का भारत वैरता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया था। दोस्तों महाभारत को भारत वैरता के नाम से तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति थे वो पेरुंदवनार थे। वहीं बात करें राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। दोस्तों राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का जो शासक हुआ करता था वो महिपाल प्रथम था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था। चालुक्य विक्रम संवत का जो शुभारंभ है वो विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया था। पल्लव की राजभाषा क्या थी। पल्लव की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के पांचशिला लेख किस राज्य में मिले थे। 12वीं सदी की जो राष्ट्रकूट वंश के पांचशिला लेख है वो कर्नाटक में मिले थे। कौन से राजवंश के शासक ने अपने शासन काल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। दोस्तों उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाले जो शासक थे वो चोल वंश थे। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था। दोस्तों दक्षिण भारत में जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो चोल वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है। द्रविड़ शैली को मंदिर में गोपुरम का जो अर्थ है वो तीरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से है। चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था। दोस्तों चोलों का जो राज्य वो कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक फैला था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे जो विख्यात प्रतिमा थी वो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल युग जो है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। दोस्तों कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का जो काल है वो राष्ट्रकूट राजवंश का काल माना जाता है। वहीं बात करें चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयपाल थे। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। रुद्रवा काकतीय राजवंश की एक प्रसिद्ध महिला शासक थी। राजा प्रथम का मूल नाम क्या था। दोस्तों राजा प्रथम का जो मूल नाम था वो अरिमोल वर्मन था। चोल युग में कदमे का अर्थ क्या था। चोल युग में कदमे का जो अर्थ था वो भू राजस्व यानी कि लगान से था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है। तंजौर में स्थित जो राजराजेश्वर मंदिर है वो शिव का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन थे। दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो हर्षवर्धन के समकालीन थे। काशी के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था।
होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का जो अंतिम शासक था वो वल्लाल तृतीय था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? दोस्तों, चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव शासक ने धारण की थी? विचित्र चित्त की जो उपाधि है वो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? दोस्तों, चोल वंश का जो संस्थापक विजयपाल था वो पहले पल्लवों का सामंत था। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? दोस्तों, पृथ्वी का जो नीचे भाग है उसमें निकिल और लोहे की अधिकता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी की ऊपरी सतह के लिए सियाल शब्द का जो प्रयोग है वो स्वेस ने किया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो निकिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने % है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की जो मात्रा है वो 61% है। वहीं बात करें दक्षिणी भाग पर कितने % जल है, तो दक्षिणी जो भाग है उस पर टोटल 81% जल की मात्रा है। संसार पर पृथ्वी पर कुल कितने % स्थल मंडल है? संसार में पृथ्वी पर टोटल 29% स्थल मंडल है। वहीं बात करें संसार में पृथ्वी पर कुल कितने % जल है? संसार में पूरे संसार में पृथ्वी पर टोटल 71% जल से हिस्सा भरा हुआ है। खनिज तेल पृथ्वी के किन चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों, खनिज तेल पृथ्वी के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है वो निकेल है। किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे बेरी स्फीयर कहा जाता है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों द्वारा कितनी मापी गई है? स्थल मंडल की जो मोटाई है वो भूकंपीय तरंगों द्वारा टोटल 100 किलोमीटर नापी गई है। धरातल से मोह असंबता की गहराई कितनी है? धरातल से मोह असंबता की जो गहराई है वो टोटल 30 किलोमीटर है। और वहीं बात करें पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? दोस्तों, पृथ्वी की जो 3 सकेंद्रीय परत है उसमें दूसरी परत का जो नाम है वो सीमा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्थल मंडल के किस किस को मिलाकर बना होता है? दोस्तों, जो स्थल मंडल है वो ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल मेटल का ठोसरी ऊपरी भाग से बना होता है। वहीं बात करें भूपटल पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व वो एल्युमिनियम है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा था? दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने टोटल 3 भागों में बांटा था। भूपृष्ठ की किस परत पे विशाल चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ की जो सीमा परत है उसमें विशाल चट्टानों की अधिकता है। वहीं बात करें महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों द्वारा होता है? महासागरीय सतह का जो निर्माण है वो विशाल चट्टानों द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को कहते हैं। वही बात करें हितोपदेश की रचना किसके द्वारा की गई थी? हितोपदेश की जो रचना है वो नारायण पंडित द्वारा की गई थी। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों, विक्रम संवत का जो शुभारंभ है वो 57 ईस्वी में हुआ था। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है और यहाँ पर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है।